लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D की पहली और दूसरी सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया और उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो कमेंट में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों ने उसको कर लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में, और कुछ बच्चे लगा भी लिए होंगे, हमें उम्मीद है कि कुछ बच्चे लगाए हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ संख्याएं आपको दी हैं, परमेय संख्याएं दी हुई हैं, उसमें से पूछ रहा है कि किन किन परमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, यानी उनको शांत दशमलव माना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है कि अगर किसी भी परमेय संख्या का हर का जो अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, तभी वह परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार दिखाएगी, नहीं तो नहीं दिखाएगी। अर्थात कहने का मतलब है हमें देख लेना है कि किस किस संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 मिल रहे हैं। जिस परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद होंगे, वही संख्या का प्रसार हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कर लिए हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में भी वही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 1/20, तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/20। कह रहा है क्या इसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी इसका प्रसार शांत हो सकता है। चेक करते हैं। देखिए, यह और सरलतम रूप में नहीं हो सकता है। हमने आपको बताया था दी गई परमेय संख्या को सबसे पहले उसके सरलतम रूप में विभक्त करेंगे, फिर हर का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए, आपको पता है 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ इसके हर में क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, और हमने बताया या तो हर में 2 आए या तो 5 आए या फिर दोनों आए, तब उस संख्या का प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा, यानी इसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दूसरा 1/27, 1/27। अब देखिए ये और छोटा हो नहीं सकता। अब 1/27, देखिए इसको हम और छोटे रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का अंश हमारा 1 हो गया है। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 × 9 = 27। अब देखिए इसके हर में क्या है, केवल और केवल 3 है, और हमने बताया हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, तभी उसका प्रसार शांत होगा, नहीं तो उसका प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी हम इसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे शांत दशमलव में निरूपित नहीं होगा। और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, शांत दशमलव में निरूपित होगा, शांत दशमलव में निरूपित होगा या किया जा सकता है। ठीक, 3/5, 3/5 को हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको और सरल बनाए। तो हम इसके हर में सीधी सीधी कौन से डिजिट पा रहे हैं, 5 पा रहे हैं ना। तो हमने बताया 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, तो उसका प्रसार सदैव शांत होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका 1/15, 1/15 को देखिए 1 का होगा नहीं, 15 का 3 × 5। अब देखिए फिर से यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 5 देखते मान कह दीजिए कि इसका प्रसार जो है शांत होगा। हमने बताया 5 और 2 के अलावा कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई गिनती अगर दिख रही है तो उसका प्रसार शांत नहीं हो सकता। यहाँ देख रहे हैं 5 तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ 3 है,
तो ये इसके प्रसार को शांत नहीं होने देगा, यानी इसको हम लोग लिख देंगे शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं, शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। इसमें आपको 4 संख्याएं दी गई थी, इसमें आपको बताना था कि किन किन संख्याओं का प्रसार हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं और किसका किसका नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। यानी आपको √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 का गुणा करना है और उसके बाद वो बताना, उसकी प्रकृति में बताना है कि वो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लोगों को गुणा करना आता है व्यंजकों का, संख्याएं दी हैं तो संख्याओं का ब्रैकेट बाय ब्रैकेट गुणा करना हम लोग जानते हैं। तो उसी अनुसार इसको हम सेट कर लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 कह रहा है, इन दोनों का गुणा करिए और बताइए कि गुणनफल की प्रकृति कैसी, यानी जो गुणा करने के बाद आएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो हम इसका गुणा करना जानते हैं। आपको बताया गया है कि इसका एक पद उठाएंगे, सभी पदों से गुणा करेंगे चिन्ह सहित, फिर दूसरे पद को उठाएंगे, सभी पद में गुणा करेंगे चिन्ह सहित। लेकिन आपको चाहे वैसे कर लें या अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं तो ये एक फार्मूला बन रहा है जिसको हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए संख्याएं वही है, √3 √5 यहाँ भी है, √3 √5 यहाँ भी है, थोड़ा सा क्रम बदला है। यानी अगर हम इसको √3 को पहले कर दें, √5 को बाद में कर दें तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 और इधर हो जाएगा √3 माइनस √5। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और उसका फार्मूला a² माइनस b², तुरंत आपका हो जाएगा। गुणा करेंगे फिर भी वही आएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको क्या करें, क्योंकि b जो प्लस लगा है, चाहे हम a प्लस बी लिखें, चाहे b प्लस ए लिखें, चाहे 4 प्लस 2 लिखें, चाहे 2 प्लस 4 लिखें, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम इसको लिख देंगे √3 माइनस √5 और इसको लिख देंगे हम लोग √3 प्लस √5। अगर हम इसको a माने इसको b माने तो बन गया a माइनस बी ए प्लस बी और ये फार्मूला हमारा बना a² माइनस b²। तो a का काम हमारा कर रहा है √3, यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब √3 आपको पता है जब किसी भी वर्ग का वर्ग होता है, यानी √ का जब हम वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, यानी √3 का वर्ग हो जाएगा 3। हटता क्यों है, ये जैसे देखिए √3 का वर्ग है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3। यहाँ भी काड़ी 2 है, यहाँ भी काड़ी 2 है, तो ये एक बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 गुणे 3, तो ये हो गया कितना 9 और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो सीधा सीधा यहाँ देखिए रूट इसका हट गया, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। समझ में आया इतना। अब देखिए 3 में से 5 को घटा देंगे, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो 3 में 5 घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटा दिए 2 हो गया, लेकिन चूंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे इसलिए माइनस हमें आ गया -2, यानी इसका गुणनफल जो आया वो कितना आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया। अब आप बताइए ये परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या? भाई -2 है, इसको हम /1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में निरूपित कर दिए, जहाँ p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, q 0 नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके गुणनफल की प्रकृति कैसी होगी, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय होगी। हम लोग लिख देंगे गुणनफल की प्रकृति, गुणनफल की प्रकृति ये क्या होगी, परिमेय संख्या। समझ में आया? इस तरीके से इसको करना था, कुछ भी नहीं था। आपको गुणा करना आता है, चाहे आप फार्मूला से कर लेते, चाहे स्टेप बाय स्टेप कर लेते, गुणा फिर भी हो जाता है। देखते हैं क्या है, 2 √45 प्लस
3√20 बटे 3√5 को सरलतम रूप में लिखिए और प्राप्त हुई संख्या को बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। इस व्यंजक को हमको, इस पद को हमको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, यानी छोटे रूप में लिखना है। और उसके बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसको बताना है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए इसका सरलीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके हर में √5 आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके हर में क्या आ रहा है, √5, और हम जानते हैं यहाँ से भी हमको √5 मिल सकता है, √5 मिल सकता है, क्योंकि 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 5, तो 9 वर्गमूल के बाहर चला जाएगा 3 हो जाएगा, 5 वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 हो जाएगा। 20 को भी ऐसे 4 × 5 = 20, 4 वर्गमूल के बाहर जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 का जो वर्गमूल होगा नहीं निकलेगा, √5। तो उससे फायदा क्या होगा हमारा, √5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, √5 को निकाल लेंगे, नीचे भी √5 है, √5 कट जाएगा, हमको परिमेय संख्या खट से मिल जाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस जो पद है जो √45 है, इसको हम लोग √5 के पद में तोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो √45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 5। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको 5 के रूप में क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि ये √5 कैंसिल हो जाए, और यही रूट अगर हट गया तो हमारी संख्या परिमेय हो जाएगी। तो ये हो गया 2, 45 को लिख दिए 9 × 5, 3, 20 को लिख दिए हम लोग क्या, 4 × 5, क्योंकि हमको इसको सरल करना है, छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें काटना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऐसी कोई संख्या तो नहीं डायरेक्ट हम इसमें कॉमन लेके 3 से काट दें, यानी कटेगा तो क्या कटेगा, √5 कटेगा, इसलिए इसको √5 के रूप में हम इसको बनाएंगे। अब ये हो गया 3√5। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2, √9 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 3, 5 बाहर नहीं आएगा, √5, 4 बाहर आएगा 2, √5, 3√5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 6, √5। गिनती का गुणा होता है, रूट के अंदर का गुणा होता है। 9 में आप सब पढ़े हैं, कर्ण का गुणनफल, कर्ण का भागफल, कर्ण का गुणनफल सब पढ़े हैं। तो ये दोनों संख्या बाहर थी, 2 × 6, √5, ये हो गया 3 × 6, √5 बटे 3√5। अब देखिए यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, हर जगह हम ऊपर से √5 को कॉमन कर लेंगे। अब जब √5 यहाँ कॉमन हो गया तो ये बचा यहाँ पे 6, फिर प्लस यहाँ भी बचा 6 बटे 3√5। अब देखिए √5 यहाँ से कट गया, यहाँ हमको बच गया 6 × 6 = 12 बटे 3, 3 × 4 = 12, और 4 बचा। हम अब आपको पता है 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी इसका सरलीकरण भी हो गया, और प्राप्त संख्या कैसी संख्या आई, परिमेय संख्या आई। ये जो संख्या आई ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में यही करा था कि इसका सरलीकरण करिए और प्राप्त संख्या को बताइए कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि जो प्राप्त संख्या है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 6 में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। करा √1029 बटे 147, 1029 बटे 147। कह रहा यह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, केवल यही बताना है आपको। ये जो संख्या है पूरे पे अंडर रूट है, 1029 बटे 147, यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या के लिए पहले देखेंगे क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग होगी तभी पूर्ण संख्या हमको वर्गमूल के बाहर मिलेगी, और जब तक पूर्ण संख्या हमको वर्गमूल के बाहर नहीं मिलेगी तब तक हम इसको परिमेय संख्या नहीं बना सकते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ का आभार गुणनखंड लिखें, ये किससे कटेगा, ये हमारा कट जाएगा, पहले 3 से कट जाएगा। अगर इसको 3 से काटें, 3 त्रिक करना हो, 1 3 4 12, 3 त्रिक करना हो, फिर ये 3 से नहीं कटेगा, फिर ये 7 से आ जाएगा, 7 7 28, 6 63, 7 9 63, 7 49, 7। ये 1029 का हमको क्या मिल गया, भाज्य गुणनखंड मिल गया।
अब देखिए, एक 147 का निकालते हैं, 312 को 3 और 27, 3 से निकटेगा 7 49, 7 एकम 7। तो हम इसका जो अभाज्य गुणनखंड ये क्या मिला, ऊपर हमको मिला 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, नीचे मिला 3 गुणे 7 गुणे 7। इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि आप इसको भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकालना, आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कुछ गुणनखंड इसके कट जाएंगे। जैसे देखिए 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब देखिए ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 7 केवल, नीचे सब कट गया। अब आपको पता है √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है, तो हम ये लिख देंगे कि √1029 बटे 147 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया, जो जो संख्या दी गई थी उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, फिर उस अभाज्य गुणनखंड में देखा, यानी कुल मिलाकर हमने क्या कर लिया, सरलीकरण कर लिया इसका। तो सरलीकरण करने के बाद देख रहे हैं कि ऊपर अंश में केवल 7 बच रहा है, और 7 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या कह दिए, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3/8 को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। 3/8 को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, बहुत से दशमलव रूप में आप लोगों ने व्यक्त किया है। बिंदु क्या करेंगे, हर से अंश में भाग कर देंगे, यानी 8 से 3 में भाग कर देंगे। देख लेते हैं, ये देखिए 8 बड़ा है, 3 छोटा है। जब हमारा भाज्य छोटा हो भाज्य से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। जब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हमको एक 0 मिल जाएगा। अब इससे हम भाग करेंगे 8 त्रिक 24, बचा कितना, 6। दशमलव यहाँ बढ़ाए हैं तो यहाँ फिर हम क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, ये कितना बचा, 4 दशमलव, यहाँ 0 हो गया, 8 पंचे 40, ये पूरी तरह से खत्म। यानी 3/8 को दशमलव रूप में जब हम करेंगे, 3/8 का दशमलव रूप क्या मिल गया हमको, 0.375। क्वेश्चन नंबर 8, छः बटे 1250। बटे 1250। इसका करा दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, यानी कितने दशमलव के कितने अंक के बाद ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 6/1250 यह संख्या दशमलव के कितने अंकों के बाद इसका प्रसार शांत हो जाएगा, यानी यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी इसको पूछ देता कि दशमलव के कितने अंक के बाद, यहाँ दशमलव के कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3, यानी इस कुल मिलाकर हमको इसका भी क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। फिर देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक के बाद हमारी संख्या पूरी तरह से क्या हुई है, विभाजित हुई है। शांत होने का मतलब क्या हुआ, अंत, स प्लस अंत, शांत, यानी कि दशमलव के कितने डिजिट के बाद, कितने अंक के बाद ये संख्या हमारी क्या हो रही है, पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। शांत होने का मतलब यही ना, पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि दशमलव के कितने अंक के बाद हमारा प्रसार। अब चाहे आप इसको सरलतम रूप में बना लीजिए, चाहे डायरेक्ट ऐसे आप इसको भाग कर दीजिए, जो आएगा। अब देखिए हम लोग सीधा इसमें 1250 से भाग कर देते हैं 6 में, या छोटा ही कर लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 6 12, 3/625। अब हम 625 से भाग कर देंगे किसमें, 3 से। देखिए ये इसमें जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 उतरेगा,
अब भी नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, ये 300 बनेगा। लेकिन अभी भी ये 625 है और ये 300 है, अभी भी ये छोटा पड़ रहा है। फिर एक 0 उतारेंगे यहाँ पे, तब यहाँ एक 0 और बढ़ेगा। अब जाके हमारा ये जो भाग होगा, भाई 625 हुआ, ये हमारा कितना हो गया, 3000 हो गया। अब हम इससे इसमें आसानी से भाग कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, हम 5 बार ले जाएंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो ये बचा रह जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो 6 चौक 24, 25 चौके 100, यानी गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 6 24 25, यानी 2500 बचा हमारे पास कितना, 500। अब देखो ये 625 है, ये 500 है। क्या करेंगे, यहाँ दशमलव चूंकि उतार चुके हैं, इसलिए एक 0 हम फ्री में बढ़ा लेंगे। अगर इसके बाद भी नवार जाता तब हम 0 बढ़ाते। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 8 48 और 25 8 200, यानी 8 बार जाएगा ये। और ये हमारा 5000 हो जाएगा। 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, हासिल 2, 8 6 48 तो 50। पूरी तरीके से देखिए ये कट गया। तो दशमलव के कितने अंकों के बाद ये विभाजित हो रहा है, 1 2 3 4। तो हम लोग लिख देंगे 6/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के 4 अंकों, दशमलव के 4 अंकों के बाद शांत होगा। समझ में आया? दशमलव के 4 अंक के बाद ये संख्या हमारी पूरी तरह से विभाजित हो गई, यानी दशमलव के 4 अंक के बाद इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत हो गया। समझ में आया? फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिना भाग किए 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में लिखिए। बिना भाग किए यानी 15/4 और 5/40। इसको आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हुए इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो आपको पता है कि जब हम इसको भाग नहीं करेंगे और दशमलव रूप बनाना है तो क्या किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में हम ये करेंगे, फिर ऐसा कुछ करें, ऐसी कुछ संख्या से गुणा भाग करें कि इसका हर जो है वो 10, 100 या 1000 का गुणज हो जाएगा। क्योंकि दशमलव संख्या की परिभाषा यही है, दशमलव कि ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 का गुणज हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब हम उसको क्या करेंगे, बिना भाग के। जैसे आपको लिखा जाता है 15/100, तो आप कहते हो नीचे 2 0 है, यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये देखिए बिना भाग किए हम लोगों ने इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ इसमें भी हम करें कि इसके हर में 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, जितने 0 होंगे उतने अंक दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। और हम बिना भाग किए इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दशमलव संख्या में। तो देखिए यहाँ 10 बनाने के लिए 4 है, तो चाहे इसमें 2.5 से गुणा कर दिए तब ये 10 बन जाएगा, 2.5 चौका 10। लेकिन दशमलव का झंझट अगर आपको नहीं पालना है तो आप इसमें 25 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। जिससे संख्या से गुणा भाग होगा ये दोनों एक ही संख्या से होगा, या नहीं कि नीचे 25 से कर दीजिए ऊपर 5 से कर दीजिए। क्योंकि अगर एक ही संख्या से गुणा भाग करेंगे तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना होता है ऐसा करने के लिए कि उसका मान ना बदलने पाए। तो अगर हम इसमें 25 से गुणा कर दें, 25 चौका 100 हो जाएगा, और इसमें भी 25 से अगर गुणा कर दें तो 25 चौका 100, ये 1000 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगेगा। तो जब भी आपसे कहे कि बिना भाग किए इसको दशमलव रूप में बदलिए, तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि उसका हर 100, 1000, 10 बन जाए। समझ में आया? तो देखिए इसका हम लोग 10 भी बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दशमलव ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, फिर आपको दशमलव का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं। देखिए इसमें 15/4 है, इसमें हम लोग किससे गुणा कर दें, 25 से गुणा कर दें। और इसमें भी हम लोग क्या कर दें, 25 से गुणा कर दें। ये क्या हो गया, 15 × 25, 15 से 75 और 15 में 30 7 30 75 और 25 चौका 100। ये क्या हो गया, 25 पंचे 125
25 चौका 100 हो गया और एक जीरो इसका बचा 1000। अब देखिए इसके नीचे 100 बन गया, इसके नीचे 1000 बन गया। अब हमको भाग देने की जरूरत ही नहीं है दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3.75। दशमलव हमेशा पीछे की तरफ से लगाया जाता है, नहीं तो इधर से आप 2 अंक गिन लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 यानी 0.125। अब देखिए दोनों दशमलव रूप में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए ये भी दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो गया, ये भी दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो गया, वो भी बिना भाग किए, यानी जो क्वेश्चन हमारा कहा हम उसके अनुसार काम किए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दशमलव को जोड़ना आपको आता है, ये देखिए 3.75, दशमलव किसी में दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 2 5 है, यहाँ नीचे 3 है, थोड़ी यहाँ क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 ऑलरेडी है, ऐड कर देते हैं 5 5 2 7 7 1 8 3, यानी ये कितना आ गया 3.875। तो ये था बिना भाग किए इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके हर को, जो भी संख्या दी होगी उसके हर को 100 1000 10000 जितनी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे ताकि हमको भाग ना करना पड़े। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 257/5000, 257/5000 कह रहा है इसके हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करिए। किस रूप में व्यक्त करना है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 की घात m गुणे 5 की घात n का मतलब समझ रहे हैं, यानी 2 की कितनी घात होगी और 5 की कितनी घात होगी, यानी इसको हमको 2 और 5 की घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम आपको बताएं, क्या करेंगे, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5000 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कटेगा, ये देखिए अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमको क्या मिल गया, 5000 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम घातीय रूप में लिख दें, वही है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो क्या लिख सकते हैं, 257/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। तो हमने 257/5000 को किस रूप में लिख दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। आगे क्वेश्चन में इसी में कह रहा है कि इस संख्या को बिना भाग किए दशमलव में बदलिए। बिना भाग किए क्या करना है, आपको दशमलव में इसको बदलना है। तो देखिए ये कितना है, 5000 है, 5000 है। अब हमने बताया कि जब आपको बिना भाग किए दशमलव में बदलना हो तो चाहे 100 1000 10000 1 लाख जो भी सुटेबल पड़े उसको हम लोग बना लेंगे। तो अगर 257/5000 को हमको दशमलव रूप में बदलना हो, भी बिना भाग किए, अगर भाग करना हो तो 5000 से इसमें भाग कर देते। तो बिना भाग किए करना कि देखिए 5000 है, तो अब इसके नियर अबाउट अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये नीचे नीचे हमारा क्या बन जाएगा, 10000 बन जाएगा। और फिर जितने जीरो होंगे उतने अंक पर दशमलव लगा देंगे, हमारा काम सही हो जाएगा। हम इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। ये कितना हो गया, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 दूनी 4 5, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 3 0। अब देखिए नीचे बन गया ना, 10 से 10 का गुणज है ये। अब ये नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं। तो 4 जीरो का मतलब ये 4 अंक में यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। चूंकि हमारे पास 3 ही अंक है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 को 0 बढ़ा लेंगे इसके पहले, और 4 अंक पे ये देखिए दशमलव लग गया, यानी इसका जो दशमलव रूप आया क्या गया, 0.0514। कोई दिक्कत, हमने इसको बिना भाग किए दशमलव रूप में परिवर्तित। तो जब जब आपको बिना भाग किए दशमलव रूप में परिवर्तित करना होगा तो क्या कर देंगे, उसके हर को 100 1000 10000 के रूप में बना लेंगे, जिस भी संख्या से गुणा सेट हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नीचे कुछ वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि
वह प्रसार परिमेय संख्याओं के प्रसार हैं या फिर अपरिमेय संख्याओं के। यानी आपको दशमलव के रूप में संख्याएं दी हैं, दशमलव प्रसार दिया गया है कुछ संख्याओं का, उसके आधार पर आपको ये बताना है कि वह प्रसार जो है शांत परिमेय संख्या का जो प्रसार उसका दिया है वो शांत है या अशांत है। और अगर शांत है तो उसके हर में अभाज्य गुणनखंड क्या रहे होंगे, कुछ नहीं है। अगर उसका प्रसार शांत है तो आपको पता है उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या रही होगी, या तो 2 रही होगी या तो 5 रही होगी या फिर दोनों रही होगी। यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 और 5 ही रहेगा जब जब उसका प्रसार शांत होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए पहला उसमें दिया है कुछ नहीं, इसमें केवल हमको चेक कर लेना है। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कह रहा है ये प्रसार शांत है कि अशांत है। तो मैंने आपको बताया 9th में भी आपने इसको पढ़ा है कि अगर दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वह संख्या कट जाए, मतलब रुक जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है या फिर बार लग जाता है, तब तो उसका प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। यहाँ देखिए दशमलव के 9 अंक के बाद यह संख्या रुक गई है, यानी इसका अंत हो गया है। यानी ये प्रसार कैसा है हमारा, शांत है। कैसा है, शांत है। यानी यह कोई परिमेय संख्या का जो प्रसार है ये कैसा है, शांत है। और शांत है तो इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड रहा होगा वो किस रूप में रहा होगा, 2 और 5 के रूप में रहा होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 रहा होगा। क्या लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का होगा, तभी तो इसका प्रसार शांत होगा। दूसरा इसमें जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है 0.12 012 0012 3012 4012 ऐसे डाट 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 लगा हुआ है। यानी यहाँ दशमलव के बाद 1 2 आया, फिर 0 1 2 आ रहा, फिर 0 0 1 2 आ रहा, फिर 3 0 1 2 आ रहा, फिर 4 0 1 2 आ रहा है। क्या ऐसा कोई निश्चित क्रम है? एक बार 0 आया ही नहीं, फिर एक बार आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, यानी कोई इसका क्रम सही नहीं। और यहाँ पे देखिए डाट डाट लगा हुआ है। डाट डाट लगने का मतलब है ये कटेगा नहीं, है ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है इसका प्रसार शांत नहीं है। अगर बार लगा होता तब भी हम मान लेते हैं हाँ वही संख्या बार बार आने लगेगी। भाई बार कब लगेगा, जैसे हम लिखते हैं 6.3333 देख रहे हैं कि 3 ही जो है बार बार आ रहा है, 6.3 बार लिख देते हैं। ऐसी भी कंडीशन यहाँ नहीं है, कोई क्रम भी निश्चित नहीं है और आगे डाट डाट लगा हुआ है। यानी यह जो प्रसार है ये कैसा प्रसार है, आसान। ठीक, आसान अनावर्ती है ये, आसान अनावर्ती। यानी इसको हम जो है परिमेय संख्या के रूप में निरूपित नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका क्वेश्चन निराधार हो गया। यानी हमको जो कहा कि अगर प्रसार शांत है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो चूंकि जब ये परिमेय संख्या है ही नहीं, इसका प्रसार शांत है ही नहीं, तो हर के हमको अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लग गया बार। कह रहा है इसका प्रसार क्या होगा, ये शांत है कि अशांत है, ये प्रसार हमको बताना। तो मैंने आपको बताया जब बार लग गया तो इसका मतलब है कि 1 से 9 तक जाएगा, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक। यानी अगर हम इसका दशमलव प्रसार देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा है, यानी इतनी ही संख्या फिर से शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वही संख्याएं बार बार रिपीट होने लगेंगी एक निश्चित गैप के बाद। देखिए 9 अंक के बाद फिर से वही संख्या, फिर 9 अंक के बाद फिर से वही संख्या। तो जब बार लगा है तो ये भी प्रसार हमारा
अशांत आवर्ती होगा। प्रसार में हमने शांत और अशांत तो पढ़ा, लेकिन शांत में क्या होगा, जिसका अंत हो जाए वो शांत में आएगा। अशांत में दो तरह के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती में क्या होता है, कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता है। जैसे इसका देखिए कोई क्रम निश्चित नहीं है और कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता है, तो ये अशांत अनावर्ती है। तो जब जिस संख्या का प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वो अपरिमेय संख्या में आ जाती है। लेकिन अगर उसका प्रसार एक निश्चित संख्या के बाद फिर से आ रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बार लगा के लिखते हैं। और इस तरह की संख्याओं का जो होता है वो अशांत आवर्ती होती हैं। कैसा प्रसार होता है, अशांत आवर्ती, यानी आवर्ती का मतलब बार बार आने वाला, यानी कुछ समय के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद फिर से वही संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो अशांत आवर्ती प्रसार रहे या शांत प्रसार रहे तब संख्याएं हमारी परिमेय होंगी, और अगर अशांत अनावर्ती प्रसार रहे तो हमारी संख्या अपरिमेय होगी। यानी इस संख्या को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका प्रसार होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, तो चाहे प्रसार शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, दोनों स्थितियों में हमारी जो संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब इसका प्रसार अशांत आवर्ती हो गया तो हमने आपसे बताया था, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे तो प्रसार शांत होगा। 2, 5 के अलावा कोई अगर संख्या होगी तो अशांत आवर्ती होगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा भी कोई भी संख्या हो सकती है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज D 1D जो था वो कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व करा दिया है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1D कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सरसाइज 1E की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।